हाय, किसी जाति या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से खत्म करने के इरादे से किए गए मास मर्डर या नरसंहार को हम जेनोसाइड या जाति संहार कहते हैं, लाइक आर्मेनियन जेनोसाइड, होलोकॉस्ट एटसेट्रा। पर अगर ये चीज किसी जाति या धार्मिक समूह को फिजिकली मिटाने के बजाय उसके रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर को टारगेट करके सिस्टमेटिक तरीके से उसे मूल रूप से खत्म करने को हम कहते हैं कल्चरल जेनोसाइड, लाइक नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशन, आइनू एटसेट्रा। अब कॉमन जेनोसाइड और कल्चरल जेनोसाइड में मेनली दो डिफरेंस है। एक की जेनोसाइड कंप्लीटली ब्लडशेड से भरा होता है, जबकि कुछ जगहों को छोड़ के कल्चरल जेनोसाइड में ब्लडशेड काफी हद तक नेग्लिजिबल है। दूसरा है कि जेनोसाइड शॉर्ट टाइम के अंदर ही हो जाता है, लाइक 1 महीना, 1 साल या फिर 2-3 साल, जबकि कल्चरल जेनोसाइड होने में डिकेड्स तो क्या कभी कभार कई सदियों लग जाता है। मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इससे जुड़ा एक और पॉइंट है कि जेनोसाइड का रिजल्ट इंस्टेंटली दिख जाता है, जबकि कल्चरल जेनोसाइड का रिजल्ट कई शतक बाद दिखाई देता है। कल्चरल जेनोसाइड बेसिकली एक्सटर्नल कॉजेस द्वारा एक कल्चर का कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है। एज ए रिजल्ट वो लोग एक फॉरेन या एलियन कल्चर को अपना लेते हैं। मान लो एक रीजन में 2 ग्रुप्स रहते हैं, ए और बी। ए बी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। अब ऑब्वियसली ए बी पर डोमिनेट करना चाहेगा। खैर, ए बी पर डोमिनेट कर भी लेता है। अब ए कुछ ऐसे एक्टिविटीज को अंजाम देता है जिससे कुछ शतक बीत जाने के बाद हम देखेंगे कि या तो बी अपना कल्चर पूरा भूल के कम्प्लीटली ए जाति में समा गए हैं, या फिर बी ए के मोस्ट ऑफ कल्चरल हैबिट्स को एडॉप्ट कर लिया है और ए का ही एक सरोगेट चाइल्ड के रूप में उभरा है। कल्चरल जेनोसाइड केवल एक तरीके से नहीं होता, बहुत तरीके से कल्चर का खात्मा होता है। मान लो एक ग्रुप है आर जो कि माइनॉरिटी है, दूसरा ग्रुप है टी जो मेजॉरिटी है। अब आर ग्रुप ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आर क्या करते हैं, वो टी ग्रुप के ऊपर अपना एजुकेशन सिस्टम थोप देते हैं। इसके साथ ही आर लैंग्वेज को स्कूल करिकुलम में सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे टी लैंग्वेज एकदम से साइडलाइन तो हो ही जाता है, साथ ही साथ आर लैंग्वेज के दबदबे के कारण टी लोग धीरे धीरे आर लैंग्वेज और उनके तौर तरीके को ही अडॉप्ट करने लगते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसका अगला ही स्टेप है बैन। ऑब्वियसली ये चीज कुछ टी लोगों को पसंद नहीं आता, वो लोग इसके खिलाफ रिवॉल्ट करने लगते हैं। अगर ये रिवॉल्ट किसी तरह से नाकामयाब साबित हुआ, तब तो आर ग्रुप टी ग्रुप के रिलीजन, लैंग्वेज और कस्टम्स पर पूरा बैन लगा देगा। एक रीजन पर जब 2 इतनी ग्रुप्स एक साथ रहते हैं, तब इंटर मैरिज, कल्चरल एक्सचेंज जैसे कई फैक्टर्स के कारण कुछ शतक बाद उस रीजन पर एक नए मिक्स्ड कल्चर का जन्म होता है। इसे हम कल्चरल एमलगमेशन कहते हैं। भारत में हिंदुइज्म और चाइना में बुद्धिज्म इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन सिमिलर कंडीशन में जब एक ग्रुप दूसरे डोमिनेंट ग्रुप के तौर तरीके अडॉप्ट कर लेता है और उनके कल्चरल एलिमेंट्स को अपने कल्चर में जोड़ लेता है, तब इसे हम कल्चरल एसिमिलेशन कहते हैं। अब ऑनेस्टली कहे तो लास्ट वाला ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एसिमिलेशन में कल्चर का अनइवन तरीके से मिक्सिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मगरेब के बाद से यहाँ पे अरब और बार्बर कल्चर का एक मिक्सचर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एमलगमेशन के बजाय एसिमिलेशन हुआ है। मतलब कुछ जगहों में तो पूरी तरीके से कल्चर का मिक्सिंग हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर बार्बर लोग एक तरीके से अरब कल्चर को ही फॉलो करते हुए देखा जाता है। इससे लोकल बार्बर ट्रेडिशन का खात्मा हो रहा है। इसका अगला ही स्टेप है लीन हो जाना। एसिमिलेट होते होते जब एक कल्चर दूसरे कल्चर में पूरा समा जाता है, इसको हम थोड़ा इतिहास से समझेंगे। बल्कन माउंटेन्स और दान्यूब रिवर के बीच का रीजन, जिस जगह को आज से 1300 साल पहले बुल्गार लोगों ने कॉन्कर करे, जबकि यहाँ के रहने वाले निवासी स्लाविक थे। अब फर्स्ट बुल्गारियन एम्पायर के बनने के केवल 2 दशक के अंदर ही बुल्गार्स पूरा समा गए स्लाविक कल्चर में। इन्हीं लोगों का डिसेंडेंट्स आज के बुल्गारियन जाति है। मान लो एक द्वीप है आइलैंड नाम से, जहाँ पर केवल आई लोग ही रहते हैं। उनकी आबादी है करीब 1 लाख। अब बाहर से बी लोग आकर इस जगह को कब्जा लेते हैं। दिन अगले 2-3 सेंचुरीज तक मास लेवल पर बी लोग यहाँ पे सेटल होने लगते हैं। इससे एक टाइम पर बी लोगों की तादाद आई लोगों से बढ़ जाता है। साथ ही साथ बी द्वारा क्रिएटेड कास्ट सिस्टम और दोनों ग्रुप्स के इंटर मैरिज के कारण आई कल्चर धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ऐसे ही आइलैंड एक सेटलर कॉलोनी बन जाता है। इसका उदाहरण भर भर के है। इस एक बीमारी ने कितने लोगों का जीवन और कल्चर दोनों खाया, इसका अंदाजा हिस्टोरियंस के अलावा और किसी को नहीं है। अगर बात करें फोर्स्ड एसिमिलेशन की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फोर्स्ड एसिमिलेशन का मोटिव क्या है, दूसरे के कल्चर को खत्म करके उन्हें क्या फायदा। तो इसका मेनली 2 मोटिव हैं। अगर आप एक सर्टेन कम्युनिटी पर डोमिनेट करना चाहते हो, लेकिन वो लोग आपको मान नहीं रहा, बार बार आपके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, खत्म कर दो उनके कल्चर को। अपनी लैंग्वेज, अपनी रिलीजन, अपनी कल्चर थोप दो उन पर। साथ ही साथ उनके रिलीजन कस्टम्स पर भी बैन लगा दो। 100 साल बाद इसका असर दिखेगा आपको।
मल्टी एथनिक देशों में ऐसा सिनारियो देखने को मिलता है। दरअसल मल्टी एथनिक देशों में सो कॉल्ड नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक ही भाषा, एक ही कल्चर को प्रमोट करता है, जिससे बाकी एथनिक ग्रुप्स खतरे में पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे आप रशिया को देख लो। डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद रशिया के इंटेग्रिटी पर भी अब एक क्वेश्चन मार्क लग चुका था। इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुतिन ने पूरी तरीके से नॉन रशियन रिपब्लिक्स के एजुकेशन सिस्टम में रशियन लैंग्वेज को थोप दिया, जिससे तातार, बक्शीर, चुवास जैसे भाषाओं का कमर ऑलमोस्ट टूट गया। अब इसके सपोर्ट में ना यूनाइटेड रशिया वाले ये हवाला देते हैं कि रशियन ही हमारी एकमात्र आइडेंटिटी है, तो रशियन के अलावा और कोई भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि घर के अलावा ये सब भाषाएं कोई काम में नहीं आता, इसीलिए वो लोग रशियन लैंग्वेज को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे इन सब लैंग्वेजेस की नेटिव स्पीकर्स की संख्या कम हो रहा है। और आपको पता है दुख मुझे कहाँ पर होता है, ये जान के कि रशिया एक फेडरेशन है, फेडरेशन में भी ऐसी हालत। आप फिलीपींस को देखो, इतने सारे लैंग्वेजेस और सबके इतने इतने नेटिव स्पीकर्स के बावजूद भी केवल यही 2 लैंग्वेजेस फिलीपींस का ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज है। सारे ऑफिशियल काम, इवन स्कूल तक में भी केवल इन्हीं 2 भाषाओं का प्रयोग होता है। बात करें इंडोनेशिया की, तो बाकियों की तुलना में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन सेमीफाइनल में हार जाना और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाना एक ही बात होता है। तो इस पूरे डिस्कशन से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि ज्यादातर वीकर कम्युनिटी, माने लेस पर कैपिटा इनकम, लेस एडुकेटेड, लेस इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, इसके ज्यादा शिकार होते हैं। बहुत घूम लिया बाहर, अब थोड़ा घर लौटते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर पूरा फैक्ट समझाऊंगा। आपको तो पता ही है कि बंगाली और उड़िया कल्चर एंड लैंग्वेज कितना सिमिलर है। इन बेंगली वी से प्रथमे चिंगड़ी माछटाके गरम जले भालोभाबे धुए नेब, एंड इन उड़िया देशे प्रथमे चिंगुड़ी को गरम पानी रे भालो आबरे धुए नेब। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए एक और एग्जाम्पल। इन भोजपुरी, अरे ये कैसन खाना बनाउले बारू। इन हिंदी, अरे ये कैसा खाना बनाए हो। अब बताते हैं फैक्ट। मान लो एक बड़े रीजन पर 4-5 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिनका लैंग्वेज और कल्चर बहुत हद तक सिमिलर है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा उसे ऑफिशियल और बाकियों को उसका डायलेक्ट बना दिया। लिंग्विस्टिक्स में एक म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी का ग्राफ होता है। इस ग्राफ के सेंटर से आप जितना दूर जाओगे उतना म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी कम होता जाएगा। इसलिए आप ये नोटिस करोगे कि अवधि वालों के लिए मैथिली भाषा बहुत आसान है एज कम्पेयर टू हरियाणवी। खैर, ये ग्राफ हमें एक और चीज बताते हैं कि हर भाषा को हम डायलेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन क्या करे, नेता वालों को थोड़ी आता है ये सब समझ। लिंग्विस्टिक्स के 1% नॉलेज भी ना होने के बावजूद गवर्नमेंट ने पूरा खिलवाड़ करके रखा है नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ। ये भाषा है, ये डायलेक्ट है, ये भाषा है तो ये डायलेक्ट है। साला सुरजापुरी तक को हिंदी का डायलेक्ट बना दिया। मैंने पूरा मनमर्जी चलाया है सरकार ने। बात करें जेनोसाइड वाले पॉइंट की, तो इन सब लैंग्वेजेस पर एक दूसरा लैंग्वेज थोपना बहुत आसान होता है, क्योंकि समानता के कारण लोग जल्दी से अपना भी लेते हैं इन भाषाओं को। इससे न्यू जनरेशन के अंदर अपने ही नेटिव लैंग्वेज के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा होता है, जिसके चलते ये सब भाषाएं धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिकॉज सरकार ने तो पहले ही बता दिए ना कि ये सब कोनो अलग भाषा नहीं खे, तो इसका यूज तो कहीं नहीं होगा। अब जिसने भी इसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया वो बच गया, और जिसने नहीं दिखाया समझो वो मर गया या मर जाएगा। अब कुछ वोक लोगों को ये चीज जो चल रहा है वो चलने दो वाला लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। याद करो, इस वीडियो में मैंने इसी चीज के बारे में डिस्कस किया था कि लैंड इक्वल्स टू कंट्री नहीं होता, पीपल इक्वल्स टू कंट्री होता है। अगर हम लोगों को फिक्स रख के टेरिटरी को मूव कराते रहे तब खाली लोकेशन ही बदलता जाएगा, कंट्री कभी नहीं बदलेगा। जबकि अगर हम टेरिटरी को फिक्स रख के लोगों को चेंज करते रहे तब वो कंट्री ही पूरा बदल जाएगा। तो अगर लोगों के ही कल्चर खत्म हो जाए तब देश के कल्चर और यूनिकनेस का बचेगा क्या। आज के समय आप आयरलैंड को देखो, बेलारूस को देखो, ये सारे देश आज आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा नेशनलिज्म अगर दिखाई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत ही सिंपल सा 3 सॉल्यूशन है, रिकॉग्निशन, अवेयरनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, भारत जैसे देशों में रिकॉग्निशन में थोड़ी परेशानी जरूर है, पर आप एटलीस्ट स्कूल करिकुलम में तो इसे इंक्लूड कर सकते हो। बच्चों को उनके लैंग्वेज के बारे में पढ़ा सकते हो, जिससे वो अपने कल्चरल रूट को कभी ना भूले। बहुत देर से ही सही, पर आयरलैंड और ग्रीस में ऐसा किया जा रहा है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा इनिशिएटिव्स उठाया जा रहा है। और फाइनली इस पर थोड़ा नजर डालने की जरूरत है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।